हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिरन और स्वागत है आपका हाईटेक फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज ये वाला जो पेपर सेट है तो उनमें से हम दूसरे नंबर का जो पेपर है, प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, उनमें से हम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल इसी में से लिखा है। तो आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमें जो पहला प्रैक्टिस पेपर सेट है वो बना दिया है, तो वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोज़ शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वो क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। यानी कि वो किस प्रकार से करेंगे देख सकते हैं आप यहाँ पे। मैं जिस प्रकार से करता हूँ उसी प्रकार से आपको करना है, डी बाई डी एक्स। अब देखो वाई के स्थान पर ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स लिखना है। अब अगला स्टेप क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। अब देखो ये जो समाकलन है उसका एक फॉर्मूला है। देखो कि जो ई रेस टू एक्स का जो समाकलन होता है वो हमेशा ई रेस टू एक्स होता है। ठीक है, तो अब देखो ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स होगा, प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स होगा। और फिर हमें क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स करना है। ठीक है, अब देखो माइनस एक्स का क्या होगा, -1 होगा, तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1, तो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स होगा। तो ये आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो तो इनमें सबसे पहले देखो ये डी बाई जो डी एक्स होता है वो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अवकलन कहेंगे। और और जो इस प्रकार से एक्स होता है और उसका जो इस प्रकार से लिखा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, उसे हम समाकलन कहेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले देखो त्रिभुज की भुजाएं है वो कौन से अनुपात में है, 5:4:3। ठीक है, अब देखो एक भुजा उसकी एक्स 5x होगी, तो दूसरी भुजा 4x होगी और तीसरी भुजा कितनी होगी, 3x होगी। तो अब देखो आगे क्या करेंगे कि उसका अनुपात ये है। अभी यदि त्रिभुज का जो परिमाप है वो मेरे देश 24 सेंटीमीटर है। अब देखो इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यानी कि 5x प्लस 4x प्लस 3x, ये क्या है, 24 सेंटीमीटर है। तो अब 5 और 4 9 और 3 12, 12x कितना होगा, 24 सेंटीमीटर के बराबर होता है। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। अब x की वैल्यू 2 मिल गई, तो ये यहाँ पे रखेंगे तो हमें पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा मिल जाएगी, जो कि 10, 8 और 6 होगी। ठीक है, अब देखो 10, 8 और 6 ये किसके बराबर है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो ये एक जो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनता है। देखो तो इसका ये परिमाप है। ठीक है, यहाँ पे 8 है और एक भुजा है वो 6 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है उसका आधार, ये दिख रहा है, ये आधार है, ये उसका क्या है, लंब है। ठीक है, तो अब देखो किस प्रकार से आधार और लंब, तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल फाइंड करना है। यानी कि ए इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2। आधार कितना है, 6 × 8, तो 2 से 3 बार चला गया, तो 8 × 3 करेंगे तो 24, तो 24 ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखो समचतुर्भुज है, तो ये मेरे दोस्त एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ऐसा मान के चलो। अब उसकी विकर्णों की लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, उसका परिमाप क्या होगा, तो सबसे पहले हमें उसकी भुजा निकालनी होगी, ये भुजा की लंबाई फाइंड करनी होगी। तो देखो किस प्रकार से पता चलेगा, तो आपको पता होगा कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को किस प्रकार से 90 डिग्री से काटते हैं। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। और ये जो है दो अलग दो समान भागों में इसे विभाजित करता है। यानी कि ये जो
भुजा है, ये जो विकर्ण है ये वाले विकर्णों को दो अलग अलग भागों में विभाजित करेगा, दो समान भागों में, सॉरी, यानी कि ये 12 है तो ये 12 होगी, तभी तो ये 24 होगा। इसी प्रकार ये 10 है तो ये 5 होगी और ये 5 होगी। अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज की कल्पना करें हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, ये 5 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा मेरे दोस्त? 13 होगा, सॉरी, हाँ 13 होगा। ठीक है, तो ये हम पाइथागोरस के लॉ के उपयोग से भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा? तो ये 13 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? तो ये एक भुजा मिल गई 13, तो सम चतुर्भुज है, यानी कि सभी भुजा कितनी होगी मेरे दोस्त? 13 सेंटीमीटर की होगी। अब देखो आगे क्या है, उसका परिमाप क्या है? तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है? देखो, कोई भी चतुर्भुज हो उसका परिमाप कितना होता है? तो उसकी चारों बाजू जो होती है उसका हमें योग करना होता है, यानी कि 13 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 52 मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से करना है? सिर्फ एक आपको जो लो है वो याद रखना है। क्या याद रखना है? कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को जो 90 डिग्री के साथ साथ वो एक दूसरे को दो समान भागों में विभाजित करता है, के साथ समान भागों में क्या करता है मेरे दोस्त? विभाजित करता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन है, 2tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? तो ये एक फॉर्मूला है। यदि आपको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी आता है, यदि आपने पढ़ा हो तो, साइंस में पढ़ा हो, साइंस में जब आप कर रहे थे तब मैथमेटिक्स के अंदर एक फॉर्मूला आता है 2tan थीटा बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर होता है? tan 2 थीटा के बराबर होता है मेरे दोस्त। तो tan 2 थीटा सिंपली आपको करना है, यानी कि tan कितना आएगा? 2 गुणा 30 यानी कि 60 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना? देखो, tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही होगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसमें आपको tan 30 की जो वैल्यू है वो आपको पुट करके आप इसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखो, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया का √3 गुना है। ठीक है, अब देखो, ये मीनार है, ये उसकी छाया है। मीनार की ऊंचाई से उसकी छाया, अब देखो, एक मीनार की जो ऊंचाई है, यानी कि ऊंचाई उसकी h है, तो उसकी मीनार की ऊंचाई से उसकी छाया कितनी है? √3 गुनी है, यानी कि ये जो उसकी छाया है वो ऊंचाई से √3 गुनी है, तो √3h कर सकते हैं। तो उसका उन्नांश कोण, तो उन्नांश कोण यानी कि ये वाला जो कोण है उसे हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त? उन्नास कोण कहेंगे, उनतास कोण। ठीक है, उनतास कोण कहेंगे। और जो मेरे दोस्त ये वाला जो कोण होता है उसे अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, इसे उन्नास कोण या उन्नयन कोण भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम थीटा, फॉर एग्जांपल ये थीटा होगा तो हम यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा कितना होगा? h बटे में, यानी कि सामने की बाजू उसके बटे में पास वाली बाजू, यानी कि h बटे में √3h। तो h चला गया, tan थीटा कितना आएगा मेरे दोस्त? 1/√3। अब यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा, थीटा कितना मिलेगा? तो tan की कितनी वैल्यू पर 1/√3 होता है? तो मेरे दोस्त 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है tan की, वहाँ पे 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो 31 नंबर का क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। आगे बात करें, देखो, यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तथा त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की अन्य भुजाएं क्या है? देखो, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक, सॉरी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो ये मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब उसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है। तो वृत्त का जो व्यास है मेरे दोस्त, तो सपोज करो ये उसका व्यास है, ये त्रिभुज की एक भुजा है। ठीक है, अब देखो, त्रिभुज की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा जो व्यास होगा वो कितना होगा मेरे दोस्त? 10 + 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर का इसका व्यास होगा। अब त्रिभुज का परिमाप कितना है मेरे दोस्त? 40 सेंटीमीटर है, तो अन्य भुजाएं कितनी होगी? तो ये हमें पता लगाना है किस प्रकार से। अब देखो आगे क्या करना है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गया। अब देखो,
यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हमेशा कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब हम किस प्रकार से करेंगे, शेष भुजाएं की लंबाई कितनी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। देखो फिर से बताता हूँ किस प्रकार से। ये एक सर्कल है, यहाँ पे उसकी जो त्रिज्या है ये उसका क्या है मेरे दोस्त, ये सॉरी इसके व्यास के बराबर उसकी क्या है, एक भुजा है एक त्रिभुज की। अब देखो यहाँ पे एक काटकोण, यानी कि आप उसे कह सकते हैं 90 डिग्री का कोण वाला यहाँ पे एक त्रिकोण बनता है। अब देखो यहाँ पे ये जो पूरी लंबाई उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो पूरी व्यास है वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये उसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें ये दो भुजाएं फाइंड करनी है, तो ये एक 20 सेंटीमीटर हो गया, उसका पूरा परिमाप कितना है मेरे दोस्त, 40 सेंटीमीटर का है। तो 40 नहीं, यहाँ पे 48 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 48 सेंटीमीटर का। एक 20 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा कितना होगा, यानी कि ये दोनों का योग मेरे दोस्त कितना होगा, तो ये दोनों का योग 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ऑप्शन में से किसकी जो है योग होता है वो 28 होता है। तो इन सभी में आप देख सकते हैं सभी का योग 28 होता है। ठीक है, तो अब किस प्रकार से करेंगे, किसी एक को उठाएंगे, यानी कि फॉर सपोज ये 13 है ये 15 है, तो हमें 13 का वर्ग और 15 का वर्ग करना है। क्या ये 30 के वर्ग 20 के वर्ग के बराबर होता है, जो होता है तो ये आंसर हमारा सही होगा, बाकी ये गलत होगा। तो आपको यहाँ पे ट्रिक यूज़ करनी है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा एक एक अंक, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, यानी कि उसका एक एक अंक 5 आएगा। ठीक है, तो 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। तो 14 का इकाई अंक 4 होता है, यहाँ पे 20 का इकाई 20 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है, 0। तो ये सभी समान नहीं हो सकते। तो अब आगे बढ़ना है, तो अब हमें अगला करना है किस प्रकार से, देखो हमें 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो देखो कितना आएगा, 144, प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। तो 144 और 256 कितना आएगा मेरे दोस्त, 400 आएगा, जो कि हमारा जो 20 का स्क्वायर है उसके बराबर है। ठीक है, तो 20 के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये आंसर जो है हमारा सही होगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको करना, फिर से मैं आपको एक बार फास्टली बता देता हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, 48 सेंटीमीटर उसकी भुज परिमाप है, तो यहाँ पे उसको 20 सेंटीमीटर की एक व्यास दिया हुआ है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का व्यास होगा इसका। अब देखो वृत्त की क्या होगी मेरे दोस्त, त्रिज्या और व्यास के बराबर उसकी एक भुजा, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्या होगा, उस त्रिभुज की एक भुजा होगी। अब देखो आगे क्या करना है, तो आगे यहाँ पे इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो ये दोनों जो भुजा है उसकी उसका जो योग होगा वो कितना होगा, तो ये 48 में से जाएगा तो 28 आएगा। ठीक है, तो 28 इसका योग होगा। तो अब हमें इनमें से किसका योग 28 होगा ये फाइंड करना है। तो ये इसमें तो सभी का योग 28 होता है, लेकिन अब क्या करना है कि इनमें से किसके वर्गों का योग 20 के वर्ग के बराबर होता है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो इस प्रकार से हमें दो ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो 32 नंबर का क्वेश्चन है, पी क्यू और क्यू आर एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। देखो फिर से एक वृत्त हमें ड्रॉ करना होगा, ये वृत्त है, उसकी दो जीवाएं है पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्यू द्वारा रेखित व्यास पर समान रूप से जुड़ी हुई है। तो पी क्यू और क्यू आर के बीच संबंध देखो, क्यू द्वारा रेखित व्यास पर समान रूप से झुकी हुई, एक समान रूप से झुकी हुई है। तो ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसका केंद्र होगा। ठीक है, तो सपोज करो ये उसकी पी क्यू है, पी क्यू है। अब देखो क्यू में से दूसरी एक भुजा ऐसी निकालनी है कि वो ये जो व्यास है क्यू द्वारा रेखित जो व्यास है उस पर एक समान रूप से झुकी हुई, यानी कि ये जो थीटा डिग्री का होता है, यानी तो ये भी कितना होगा, सेम वही डिग्री का होगा, वो कितना होगा, थीटा डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ऐसा व्यास हमें जीवा हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, पी क्यू और ये क्यू आर। तो यहाँ पर ये भी थीटा डिग्री का, ये भी थीटा डिग्री का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कभी होगा
पी क्यू, ये दोनों देखो जो कोण है इसे हम कह देते हैं ए। कोण पी क्यू ए इज इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे कोण आर क्यू ए। ठीक है, यहाँ पे दोनों कोण समान है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला है, इसे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। अब देखो आगे करना है 0.01 है, 0.01 प्लस यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.08 आ जाएगा। बटे में क्या आएगा मेरे दोस्त, 0.003 आएगा। समझ में आया, 0.003। हाँ, अब ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्त, ऊपर आएगा 0.09, उसका वर्गमूल निकालना है तो कितना आएगा, 0.3 आएगा। तो 0.3 बटे में 0.003 करना है, तो 0.3 को हम 3 बटे में 10 लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये 3 है, उसको 3 बटे में 1000 लिख सकते हैं। यहाँ से ये चला गया, आंसर क्या आएगा हमारा, 100 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। तो यहाँ पे ये जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो ये एक समान है, यानी कि इसे हम x कह देंगे। तो 48 अंडर रूट में x प्लस 32 अंडर रूट में x इज इक्वल टू 320। ठीक है, अंडर रूट में x को हम सामान्य निकालेंगे तो 48 प्लस 32 कितना होगा, 8 और 2 10, एक कैरी है, 4 और 3 8 और 1 9, 332 320। ठीक है, अंडर रूट में x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे दोस्त, 4 आएगा। तो अब x कितना होगा, 4 के वर्ग के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे दोस्त, 16 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो 35 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखा है यहाँ पे, x1 x2 x3 और x4 का हमें एवरेज दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो हम करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, उसके बटे में 4 संख्या है और वो कितना है, 16 है। अब x2 x3 और x4 का योग का आधा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या कहा है, x2 x3 प्लस x4, उसका जो योग है उसका आधा कितना है मेरे दोस्त, 23 है। तो उसका पूरा कितना होगा, तो x2 प्लस x3 प्लस x4 वो कितना होगा, 46 के बराबर होगा। ठीक है, तो 46 की वैल्यू हमें x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो पूरी जो कीमत है वो यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्टली। तो हमें x1 प्लस 46 इज इक्वल टू, ये 4 को यहाँ जाने देंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 64 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 18 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर x1 की वैल्यू कितनी आई, 18। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगला है, देखो 36 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, जब भिन्न के हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब देखो एक भिन्न है जिसको हम सपोज कर लेते हैं p बटे में क्या है वो q। जब उसके हर में 4 की वृद्धि की जाती है, यानी कि p बटे में q प्लस 4, तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है। वो कितनी हो जाती है मेरे दोस्त, 1/2 हो जाती है। जब उस भिन्न के अंश में 4 की कमी हो जाती है, 4 की मेरे दोस्त क्या हो गई, कमी हो गई, तो p माइनस 4 बटे में q। ठीक है, तो वो कितनी हो जाती है, वो भिन्न 1 बटे में 8। तो बताइए वो भिन्न कितनी हो, यानी कि हमें p बटे में q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले p और q की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे किस प्रकार से पता चलेगा, देखो 2p इज इक्वल टू q प्लस 4। तो 2p माइनस q इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 8p माइनस 32 इज इक्वल टू q। तो 8p माइनस q इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे दोस्त, 32 आएगा। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन 2 है उनमें से एक को हम घटाएंगे,
एक को हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, घटाएंगे, यानी कि 2 में से एक को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 6p इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा मेरे दोस्त, 28। देखो क्या है, 32, 5 की कमी हो जाए, भिन्न के अंश में 5 की कमी हो जाती है, सॉरी यहाँ पे 5 की कमी हो जाती है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, अब 40 आएगा तो यहाँ पर भी 40 आएगा, यानी कि 40 में से कितना, 40 है, 40 है, उनमें से 4 बात कम हो जाएगा तो यहाँ पे 36 आएगा। तो यहाँ पे p कितना आएगा, 6 आएगा। तो q कितना आएगा, यदि p 6 आएगा तो q कितना आएगा, तो p की वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो 12, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। तो q की वैल्यू हमें 8 मिल गई। तो 6/8 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। 37 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग, तो पिता को हम x कहेंगे, पुत्र को हम y कहेंगे। ठीक है, आसान रहेगा। उसका आयु का योग, देखो उसकी आयु x है, पुत्र की आयु y है, तो उसका योग कितना है, वर्तमान में 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात, तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, कितना है, 2/1। तो बताइए कि 10 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x+10/y+10, तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x - 5 इज इक्वल टू 2y - 10, तो 2y - x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो x निकल जाएगा, y 3y हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 105। तो y कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 3 तिया 9, और 3 गुणा 5 करेंगे तो 15। y की वैल्यू हमें मिल गई। ये y की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी मेरे दोस्त, तो x की वैल्यू यहाँ पे 65 होगा। तो x की वैल्यू 65, y की वैल्यू 35, तो ये दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे मेरे दोस्त, तो कितना आएगा, तो x की वैल्यू है 65, तो 65 और 2 75, तो 75/45। तो अब देखो 5 से डिवाइड करेंगे या फिर हम 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 गुणा 5 75, और 15 गुणा 3 45, यानी कि 5/3 हमारा आंसर आएगा, 5/3 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी जब कितनी भरी हुई है, इस प्रकार से, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 200/3। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखते, इतना गुना इतना प्रतिशत की तुलना में 80% भरी हुई है, तो उसे 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बताइए बाल्टी की क्षमता कितनी होगी। तो बाल्टी की क्षमता हमें नक्की करनी है। देखो किस प्रकार से करेंगे, देखो तो 80% की तुलना में इतनी भरी, सॉरी 200/3% की तुलना में 80% भरी हुई है, तो 2 लीटर पानी है वो अधिक आता है। तो हमें 80% है, उनमें से मैं 62 यानी कि 200/3 घटाऊंगा। ठीक है, 80% में मैं 200/3% घटाऊंगा, तो मुझे 2 लीटर पानी अधिक, यानी कि 2 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, किस में से मेरे दोस्त, या फॉर सपोज करो कि पानी की जो क्षमता है वो x है, तो x का 80% में से x का मैं 200/3% घटाऊंगा, तभी तो मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, तो अब x गुणा 80/100 माइनस x गुणा 200/300 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 100 को हम यहाँ पे डायरेक्ट जाने देंगे, तो यहाँ पे x गुणा 8 गुणा 3 करेंगे तो 240 माइनस
200x इज इक्वल टू 200। ठीक है, 200 भी नहीं, यहाँ पे आएगा 600। यहाँ पे 600 भी नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली आएगा मित्र, यहाँ पे 100, यहाँ पे हम चला गया, हाँ 600 ही आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 600 आएगा। ठीक है, अब देखो 240 में से गया, यानी कि यहाँ पे बचा 40, तो 40x इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से ये चला गया, तो 4 से कम 4 और 15 से x इज इक्वल टू कितना है? 15 आया। तो 15 लीटर की वो बाल्टी होगी। ठीक है, सबसे आसान है। देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि ये वह आपको समझ में आ जाए, फिर तो आपको सिंप्लीफिकेशन ही करना है। तो यानी कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। देखो 80% भरी है, यानी कि हम x का 80% में से x का 200/3% घटाएंगे, तभी तो 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। 39 नंबर का क्वेश्चन है। देखो एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% की छूट देता है। यदि वो 7% की अधिक छूट देता तो वह लाभ में 15 रुपये कम कमाता। तो बताइए घड़ी की अंकित मूल्य कितनी होगी? उसकी अंकित मूल्य कितनी होगी मेरे दोस्त, ये हमें बताना है। 15 रुपये कम कमाता। देखो तो यहाँ पे सिमिलरली वही प्रोसेस करनी है। घड़ी पर 5% की छूट देता है। यदि वो 7% की छूट देता तो वो लाभ में 15 रुपये कम कमाता। यानी कि 2% किसके बराबर है? 15% के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? 2% कैसे है मेरे दोस्त? 7% और 5%, उसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का है। 2% पर वो 15 रुपये वो कम कमाता है, तो 100% पर वो कितना होगा? यानी कि 100% वो क्या होगी? अंकित मूल्य होगी। तो 15 गुणा 100 बटे में कितना आएगा मेरे दोस्त? 2। तो 2 से ये चला गया 50 बार, तो 15 गुणा 50 करेंगे तो 750 रुपीज़ आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते लास्ट क्वेश्चन है। देखो 3 पाइप पे ए बी और सी 6 घंटे में भर देती है एक टंकी को। 2 घंटे तक उसको एक साथ चलाने के बाद पाइप को सी को बंद किया जाता है। पाइप ए और बी टैंक को शेष भाग को 7 घंटे में भरती है। बताइए पाइप सी अकेले उस टैंक को कितने घंटे में भरेगी? तो सबसे पहले आपको जो टंकी है उसकी क्षमता फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे 7 दिया हुआ है और एक अंक 6 दिया हुआ है। तो 7 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 42। तो सपोज करना है आपको कि ये जो पाइप है वो जो टंकी है वो कितने लीटर की होगी? 42 लीटर की होगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है? ए बी और सी ये तीनों 6 घंटे में भर सकती है। ये तीनों 6 घंटे में भर देते हैं टंकी को। यानी कि वो जो 42 लीटर की 42 लीटर की जो टंकी है उसको वो 6 घंटे में भर देती है। तो 1 घंटे में वो कितना भरेगी? तो वो उसकी एफिशिएंसी होगी। तो 1 घंटे में वो 7 लीटर पानी भरेगी। तो ये उसकी एफिशिएंसी होगी। अब ये दोनों को 2 घंटे तक, ये तीनों को एक साथ 2 घंटे तक चालू रखा गया है। तो 2 घंटे में वो कितना पानी भरेगी? तो वो 14 लीटर पानी भरेगी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 1 घंटे में 7 लीटर, तो 2 घंटे में 14 लीटर पानी भरेगी। अब देखो, अब सी को बंद कर दिया। क्या कर दिया मेरे दोस्त? सी पाइप, सी जो नली, सी की जो नल है उसे बंद कर दिया। फिर ए और बी को उसे चालू रखा। ठीक है, और वो शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। तो 14 लीटर तो भर गया। अब शेष कितना बचेगा मेरे दोस्त? तो 42 में से 14 जाएगा तो 28। तो 28 लीटर ये शेष बचेगा। ठीक है, अब 28 लीटर का जो शेष है वो उसको कितने घंटे में भर देता है मेरे दोस्त? 7 घंटे में भर देता है। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? यानी कि ए प्लस बी वो 7 घंटे में 28 लीटर, तो 1 घंटे में कितना लीटर? तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी। तो 4 लीटर प्रति घंटा ये उसकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब देखो दोनों की एफिशिएंसी मिल गई, तो अब बिल्कुल आसान हो गया। अब क्या करेंगे? तो अकेले उस टैंक को, सी अकेला हमें फाइंड करना है। तो ये जो पूरा है मेरे दोस्त, उनमें से हम इसको घटाएंगे तो सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, सी की एफिशिएंसी मिल गई हमें 3।
यानी कि सी पाइप है वो 3 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो टंकी को भरता है। अब आगे क्या करना है कि अब हमें 42 लीटर पानी भरना है। वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, तो 42 लीटर है वो कितने घंटे में भरेगा, तो 42/3। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 14। ठीक है, तो वो 14 घंटे में वो पूरी टंकी भर देगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पे सभी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपको वीडियो पसंद पड़ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो आपको शेयर करना है, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन ला सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।